बंगाल में सुधांशु त्रिवेदी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, टीएमसी मैनिफेस्टो का नाम इश्तेहार क्यों? तृणमूल कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का नाम इश्तेहार क्यों रखा है? ये इश्तेहार शब्द किस मानसिकता के तहत रखा गया है? किस मानसिकता के तहत विचार करके रखा गया है? सुधांशु बोले, झुलनी ने मारा धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए रे। कहावत होती थी कि झुलनी ने मारा धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए रे। यानी सबका टारगेट कोलकाता ही होता था। विकास के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नौकरी के लिए आज वह धारा पलट गई है और उसे पुनः सही दिशा में लाना। तो भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के मैनिफेस्टो की भी पोल खोल दी और ये पूछा कि मैनिफेस्टो का नाम इश्तेहार क्यों रखा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का नाम इश्तेहार क्यों रखा है, जो बांग्ला भाषा को लेकर अनेक प्रकार की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इश्तेहार बांग्ला भाषा का शब्द है क्या? इश्तेहार अरबी और फारसी भाषा का शब्द है, इसे उर्दू में लिया गया है। किस मानसिकता के तहत इश्तेहार शब्द लिया गया है? ममता बनर्जी ने यह कहा था कि यदि हमारी सरकार नहीं होगी तो एक कम्युनिटी कुछ सेकंड में ही सब कुछ खत्म कर देगी। इसका इश्तेहार से क्या कनेक्शन है? मैं याद दिलाना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल की जनता को कि 1905 में जब नवाब कलीमुल्ला ने नरसंहार के लिए आह्वान किया था तो उससे भी पैम्फलेट का नाम इश्तेहार ही रखा था। क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। मैं सिर्फ एक प्रश्न तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र का नाम भरोसे का संकल्प पत्र रखा है और तृणमूल कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का नाम इश्तेहार क्यों रखा है? जो बांग्ला भाषा को लेकर अनेक प्रकार की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, इश्तेहार बांग्ला भाषा का शब्द है क्या? इश्तेहार अरबी और फारसी भाषा का शब्द है जिसे उर्दू में लिया गया है। किस मानसिकता के तहत था कि यदि हमारी सरकार नहीं होगी तो एक कम्युनिटी कुछ सेकंड में ही सब कुछ खत्म कर सकती है? इसका इश्तेहार से क्या कनेक्शन है? मैं याद दिलाना चाहता हूं पश्चिम बंगाल की जनता को कि 1905 में जब नवाब कलीमुल्ला ने नरसंहार के लिए आह्वान किया था तो उसने भी अपने पैम्फलेट का नाम इश्तेहार ही रखा था। तो मेरा यह प्रश्न है तृणमूल कांग्रेस से कि आपके भाषा में भी वही नजर आ रहा है और लेखनी में भी वही नजर आ रहा है। यानी जो बात बोली है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने, वही बात आपके चुनाव घोषणा पत्र में दिखाई पड़ रही है। तो मेरा उनसे स्पष्ट पूछना है, यह इश्तेहार शब्द किस मानसिकता के तहत रखा गया है? किस मानसिकता के तहत विचार करके रखा गया है? हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं, जैसा कि हमारे संकल्प पत्र में है, कि हमारी सरकार बनने के बाद 1 करोड़ रोजगार के अवसर 5 वर्ष में सृजित किए जाएंगे। इंडस्ट्रीज के यहाँ पर स्थापित होने की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं को जो 3,000 रुपए की बात कही गई है वह दिया जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक अलग पुलिस में महिला बटालियन बनाई जाएगी, जो मातंगनी हजारा जी और रानी रसोमणि जी के नाम के ऊपर 2 बटालियन से स्थापित की जाएगी। जहां तक विकास के संदर्भ की बात है, आज पूरा देश एक विकास के नए सोपान की तरफ आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में तरह तरह के अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं। इसीलिए हमारे संकल्प पत्र में है कि 45 दिन के अंदर जो बांग्लादेश सीमा के ऊपर बाड़ लगाने के काम के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है, वो भूमि अधिग्रहण करके तुरंत वहां पर बाड़ लगाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और इसी के साथ जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, 3D लेवल पे काम किया जाएगा, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। यानी अभी तक जो लोग बड़े जलवाए जलाल से ममता जी के दामने रहमत में जलवा अफरोज हो रहे थे, अब उनके लिए समस्या के दिन आने वाले हैं। अब उन्हें अपनी असलियत सामने लानी पड़ेगी और उसके अनुसार हमारी सरकार स्पष्ट रूप से वह कार्य करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पश्चिम बंगाल के अंदर भय का वातावरण न रहे, संशय का वातावरण न रहे, संदिग्ध वोटर न रहे, संदिग्ध लोग न रहे। इसलिए यह चुनाव सिर्फ
एक दृष्टि से एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनाव है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रवाद की गंगा की धारा अब पूर्ण रूप से अपने अंतिम परिणाम तक पहुंचेगी। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को एक विश्वास देने में सफल हो रही है कि विकास की वो दौड़ जिसमें पश्चिम बंगाल कभी बहुत आगे हुआ करता था। हम लोग जब बचपन में सुनते थे तो एक कहावत होती थी कि झुल्ली ने मारा धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए रे, यानी सबका टारगेट कलकत्ता ही होता था। विकास के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नौकरी के लिए आज वो धारा पलट गई है और उसे पुनः सही दिशा में लाना है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक तरफ केंद्र में हमारी वो सरकार है जिसने महिलाओं के लिए चाहे मुद्रा योजना, हर घर नल योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय के लिए और गरीब बहनों के प्रधानमंत्री आवास में मालिकाना हक देने का काम हो। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सरकार, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कहती है अंधेरा होने के बाद महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक तरफ पश्चिम बंगाल की वो सरकार है जहां महिलाओं के अपराध के विरुद्ध कन्विक्शन रेट पूरी देश में सबसे कम लेवल में एक है। क्या कुछ और कहना उनका, सुनिए। मित्रों, पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर और निर्णायक परिणति की ओर बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता का संकल्प भी निर्णायक रूप से परिवर्तन के लिए सुदृढ़ होता चला जा रहा है। विगत लंबे समय से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार, अपराधियों का हाहाकार और खतरनाक तुष्टीकरण का ज्वार, इन तीन चीजों ने मिलकर पश्चिम बंगाल के विकास को अवरुद्ध किया, यहां के समाज की शांति और सुरक्षा को भय से ग्रस्त किया। अब पश्चिम बंगाल की जनता भय के अंधकार से हटकर भरोसे के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णायक जनादेश देती हुई प्रतीत हो रही है। सर्वप्रथम तो मैं इस धरती को प्रणाम करना चाहूंगा जहां से हमारे राष्ट्रवाद के दोनों स्वर, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, यानी जनगण मन और वंदे मातरम, दोनों जहां से उठे, हमें पूर्ण विश्वास है कि इन चुनावों में उसी धरती से राष्ट्रवाद का स्वर प्रखर रूप से न सिर्फ उठता दिखाई पड़ेगा बल्कि पूरे भारत में गुंजायमान होता दिखाई पड़ेगा। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को एक विश्वास देने में सफल हो रही है कि विकास की वो दौड़ जिसमें पश्चिम बंगाल कभी बहुत आगे हुआ करता था। हम लोग जब बचपन में सुनते थे तो एक कहावत होती थी कि झुलनी ने मारा धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए रे, यानी सबका टारगेट कोलकाता ही होता था। विकास के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नौकरी के लिए आज वह धारा पलट गई है और उसे पुनः सही दिशा में लाना। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि विगत लंबे समय से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार, अपराधियों का हाहाकार, खतरनाक तुष्टीकरण का ज्वार, इन तीनों चीजों ने मिलकर पश्चिम बंगाल के विकास को अवरुद्ध किया है। यहाँ के समाज की शांति और सुरक्षा को भय से ग्रस्त किया है। अब पश्चिम बंगाल की जनता भय के अंधकार से हटकर भरोसे के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णायक जनादेश देती हुई प्रतीत हो रही है। सर्वप्रथम मैं तो इस धरती को प्रणाम करना चाहूंगा जहां से हमारे राष्ट्रवाद के दोनों स्वर, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, यानी जनगण मन और वंदे मातरम, दोनों यहां से उठे। हमें पूरा विश्वास है कि इन चुनाव में उसी धरती से राष्ट्र का स्वर प्रमुख रूप से न सिर्फ उठता दिखाई पड़ेगा, पूरे भारत में गूंजमान
होता दिखाई भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गंगा गंगोत्री से निकलती है तो उत्तराखंड में, हरिद्वार के बाद वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद संगम में यमुना जी के साथ मिलन होता है उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार, उसके बाद बंगाल। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एक राष्ट्रवाद विकास की धारा, गंगा की धारा आ चुकी है। अब गंगा सागर तक उस धारा को पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है। पश्चिम बंगाल की जनता सुनिश्चित करेगी कि विकास और राष्ट्रवाद की धारा गंगोत्री से गंगा सागर तक अविरल रूप से दिखाई पड़ेगी। क्या कुछ और कह रहे हैं वो, सुनिए। गंगा गंगोत्री से निकलती है, वो उत्तराखंड में है। हरिद्वार के बाद वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद संगम में यमुना जी के साथ मिलन होता है उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार, उसके बाद बंगाल। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार तक राष्ट्रवाद और विकास की धारा की गंगा की धारा आ चुकी है। अब गंगा सागर तक उस धारा को पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता और पश्चिम बंगाल की जनता यह सुनिश्चित करेगी कि विकास और राष्ट्रवाद की धारा गंगोत्री से गंगा सागर तक अविरल रूप में दिखाई पड़ेगी, जिसे माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा था, अंग, बंग और कलिंग। तो अंग सदन बिहार को कहते थे, कलिंग उड़ीसा को कहते थे और बंग भूमि इस पश्चिम बंगाल का प्राचीन नाम है। हमें पूर्ण विश्वास है कि विकास और राष्ट्रवाद की तरंग अब बंग भूमि में उठने से कोई रोक नहीं सकता। और हमारे संस्थापक अध्यक्ष, जो जनसंघ के रूप में हमारे संस्थापक रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो इसी बंगाल की धरती के सुपुत्र थे, जिन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जो स्वतंत्र भारत के पहले राजनीतिक बलिदानी थे, आज उनका स्वप्न साकार होने का अवसर आया है। और हम यह भी कह सकते हैं कि हम कोलकाता को और पश्चिम बंगाल को विकास के उस पैमाने पर पहुंचाएंगे, जैसे आपने देखा कि जो देश का पूर्वी हिस्सा है, यहां पर बाढ़ की समस्या रहती थी, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, ड्रेजिंग करके, नदियों को गहरा करके इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत की। और आज इस देश के पूर्वी हिस्से में इनलैंड वाटरवेज 100 से अधिक राष्ट्रीय जल मार्ग कार्य कर रहे हैं। हावड़ा पोर्ट को और बड़ा करने के लिए उसका 130% कैपेसिटी बढ़ाने की पूरी योजना सरकार के द्वारा सुनिश्चित की गई है। और उसी हिसाब से अगर आप देखें तो वाराणसी से रांची होते हुए और कोलकाता तक के 6 लेन एक्सप्रेसवे का वो भी पूरी तरीके से 2027 तक खुल जाएगा। यानी एक तरफ विकास के नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं और दूसरी तरफ समस्याओं, संदेह और भय के मार्ग बंद हो रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक तरफ पश्चिम बंगाल की जनता ने 30 साल कांग्रेस को मौका दिया, 6 बार, 7 बार कम्युनिस्ट पार्टियों को मौका दिया, 3 बार तृणमूल कांग्रेस को मौका दिया, 1 बार भाजपा को मौका दें और निश्चित रूप से परिवर्तन का स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। यानी अगर हम लोगों ने ये कहा था ना कि इस बार परिवर्तन करना है, पलटनो सरकार, चाहे बीजेपी सरकार, पलटनो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, इसमें मैं एक पंक्ति जोड़ना चाहता हूं, सबको परखा बार बार, हमको परखें एक बार। धन्यवाद। ধন্যবাদ সম্মাননীয় সুধাংশুজিকে। আমি যারা আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা এসেছেন তাদের মধ্যে থেকে হাত তুলবেন, আপনাদের কাছে মাইক্রোফোন চলে যাবে। হাত তুলুন। মমিতা দি নাকি? হ্যাঁ, মমিতা দিকে চলেন। अरविंद केजरीवाल जी आज आने वाले हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सभी का कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे इंडी गठबंधन का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, क्योंकि वाम मोर्चा आपको पता है अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग। तो आपको लगता है अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ये सब आने पे टीएमसी का वोट बैंक पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? देखिए, इनका फार्मूला कोई अलग नहीं है, इनका फार्मूला पूरे भारत में एक है, इंडी गठबंधन का।
इन सब लोगों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक ही कॉमन फैक्टर है, वो केवल 2 पॉइंट कॉमन फैक्टर है। पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु के चुनाव भी हो रहे थे। तमिलनाडु की सरकार वो थी जिसने लगातार 3 वर्ष तक कॉन्फ्रेंस कराई इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। तो इनका केवल एक कॉमन फैक्टर है कि ये लोग सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक, केवल इस 2 पॉइंट पे सब लोग एक हैं, बाकी सब आपस में लड़ते रहते हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो एक हो जाते हैं, विधानसभा चुनाव में लड़ने लगते हैं। मतलब तृणमूल कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टीज हैं, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल अंडर ममता रूल, और खड़गे जी कहते हैं, ये 2024 के लोकसभा के समय में बात कर रहा हूं, वी नीड ममता टू रेस्टोर द डेमोक्रेसी इन दिल्ली। ये सब समझ ही में नहीं आता है कौन सच बोल रहा है, कोलकाता में सच बोला जा रहा है कि दिल्ली में सच बोला जा रहा है। इन दलों का आपस में रिलेशन जानते क्या है? ये पुराना जो एक फिल्मी गीत था कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया है। दीपक दा, एबीपी आनंद। सिर्फ एक चरण का चुनाव हुआ है, जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है हाल से खबर आ रहा है कि वायलेंस हो रहा है, अटैक हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा उंगली उठ रहा है कि तृणमूल के खिलाफ ये इन लोगों ने मारपीटाई कर रहा है। अभी तक चुनाव परिणाम आया ही नहीं, इसके पहले ही शुरू हुआ। देखिए, अभी चूंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है तो सभी सुरक्षा बल केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिशासी नियंत्रण में है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन सारी घटनाओं के ऊपर चुनाव आयोग पूरी सतर्कता और सजगता के साथ दृष्टि रखे हुए होगा और इस पर समुचित कार्रवाई करेगा। परंतु यह आश्वस्त रहिए कि 4 मई के बाद यहां पर किसी भी प्रकार की हिंसा करने की कोई स्थिति नहीं बनेगी, और पश्चिम बंगाल, वो जो भद्र लोग कहा जाता था, वो अपनी भद्रता और गरिमा के साथ पुनः स्थापित होगा। ANI। नमस्ते सर, सुचित्रा सर, मेरा प्रश्न ये है कि पहले राउंड की जो फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई उसके बाद टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी अफवाह फैला रही है, पूरी तरीके से झूठ बोल रही है, और ये एसआईआर का फियर है, एसआईआर का डर है, जिस वजह से लोग ये जो है वोट ज़्यादा से ज़्यादा किया है। तो आपको क्या लगता है? और दूसरा सवाल ये कि लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आप लोग बाहरीगत हैं, यानी कि बाहर वाले हैं, बंगाल की अस्मिता छीन लेंगे, बंगाली मानुष का जो दिनचर्या है या डेली की जो भी चीज़ें हैं सब उनसे छीन ली जाएंगी। तो कैसे आश्वस्त करेंगे आप लोग? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, पहली बात, हम इस आधार पर आश्वस्त हैं कि 2011 के विधानसभा चुनाव में हम नॉन एग्जिस्टेंट थे। 2016 में हमें 3 सीटें मिली, 10% के लगभग वोट मिला। 2021 में हम 77 सीटें प्राप्त करके 38% वोट के साथ आए, और 2021 में तृणमूल कांग्रेस को 48% वोट मिला। यानी हमारे उनके वोट में 10% का डिफरेंस, यानी हमें सिर्फ 6% वोट अधिक प्राप्त करना है। तो अगर पिछले 15 साल के 3 चुनावों का ट्रेंड देखें तो बीजेपी उत्तरोत्तर बढ़ रही है, यानी वी आर कंसिस्टेंटली ऑन द राइजिंग साइड एंड दे आर ऑन द डिक्लाइनिंग साइड। इस आधार पर हम आश्वस्त हैं कि इस बार प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। यह हमारा पूछा एक स्टैटिस्टिकल आधार भी है। दूसरी बात, जो आपने बाहर वाली बात कही, तो मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहूंगा। जो लोग बांग्ला अस्मिता की बात करते हैं, पहला तो प्रश्न मैंने यही कहा, उन्होंने अपने संकल्प पत्र का नाम ही बांग्ला भाषा में नहीं रखा, और यूसुफ पठान बाहर से आता है, चुनाव जीत के चला जाता है, जो बांग्ला का एक शब्द नहीं बोल सकता। सोचने की बात। और उसका स्वागत कौन पार्टी करती? यही पार्टी। अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार जाते हैं, उनका वो विरोध करती है। और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, बाबर तो कभी बंगाल आया ही नहीं था, वो पैदा हुआ उज्बेकिस्तान में, मरा जाके अफगानिस्तान में, और मस्जिद बन रही है बंगाल के मुर्शिदाबाद में, और उसके बाद उसको रोकने का एक रत्ती भी प्रयास कभी नहीं किया गया। बांग्ला अस्मिता किसके साथ है यह हम बताना चाहते हैं। वो उस विचार के साथ है
कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के वंदे मातरम का 150 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर संसद में विशेष डिस्कशन हुआ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि अब वंदे मातरम पूर्ण रूप से गाया जाए, खंडित वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा जो तुष्टीकरण की बलिवेदी पे चढ़ गया। मैं पूछना चाहता हूं, तब तो ममता बनर्जी जी कांग्रेस में ही थी। 1968 तक इंडिया गेट के ऊपर जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति क्यों रही? आज वहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई। मैं ये पूछना चाहता हूं, भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता के चीफ के रूप में 2 सितंबर 46 को बन गए थे, मगर उनको तो 46 में शपथ वेबल। तो जैसा कि आपने सुधांशु त्रिवेदी का बयान सुना और ममता बनर्जी की पोल खोल दी, जबरदस्त तरीके से बयान दिया, साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा, बताया कि किस तरीके से महिला विरोधी है। जब महिलाओं के लिए लाया गया बिल पास नहीं हो पाता है तो ये मेज बजाते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। ये कैसी मानसिकता है, ये कैसे इनका आप कह सकते हैं दिमाग है, ये किस तरीके से ऐसे काम करते हैं जो इस तरीके से ये चलते रहते हैं। क्या कुछ और क्या ना उनका सुनिए। दूसरी तरफ फिर एक ऐसी सरकार है केंद्र में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं की भागीदारी को विधानसभाओं और लोकसभा में सुनिश्चित करना चाहती है, तो दूसरी तरफ ऐसा गठबंधन है जो मैं देश की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता से पूछना चाहूंगा कि जब यह विधेयक लोकसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं कर सका तो मेज थपथपाकर हर्ष ध्वनि करते हुए, हंसते हुए, चीखते चिल्लाते हुए जो अट्टहास कर रहा था विपक्ष, उसका क्या आधार था? किस बात की खुशी थी आपके मन में? यह मान सकते थे आप ये कहते कि अमुक अमुक चीज रह गई और इस कारण से अन्यथा और बेहतर होता, परंतु जो उन्होंने अट्टहास किया है वो निश्चित रूप से हर महिला के हृदय में एक शूल की तरह, एक तीर की तरह चुभा है और उसका प्रभाव आने वाले समय में नजर आएगा। एक तरफ केंद्र में हमारी वो सरकार है जिसने कि महिलाओं के लिए चाहे मुद्रा योजना में, हर घर में नल में, उज्ज्वला योजना में, शौचालय के लिए और गरीब बहनों को प्रधानमंत्री आवास में मालिकाना हक देने का काम किया। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की वो सरकार है जहां पर कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं कि अंधेरा होने के बाद महिलाओं को बाहर निकलना नहीं चाहिए। एक तरफ पश्चिम बंगाल की वो सरकार है जहां पर महिलाओं के अपराध के विरुद्ध कन्विक्शन रेट पूरे देश में सबसे कम लेवल में एक है। यानी अपराध होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपराधी को सजा दिलवाए। वो कन्विक्शन रेट पूरे भारत में 22% है, तो पश्चिम बंगाल में केवल 3% है। सिर्फ मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से रत्ना देवनाथ जी प्रत्याशी हैं जो आरजीकर कॉलेज में हुई उस दुखद घटना के, अत्यंत हृदय विदारक घटना की पीड़िता की मां हैं और उनकी तरफ से उस घटना में आरोपी विधायक का बेटा चुनाव मैदान में। मुझे लगता है इन दो चीजों को जब आप तराजू पर तौलेंगे तो साफ समझ में आ जाएगा कि किसके पक्ष में भय है और किसके शासन में भरोसे की संभावना दिख रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अनेक इंडस्ट्रीज का यहां से पलायन हुआ, भ्रष्टाचार के अनेक कारनामे दिखाई पड़े। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया, हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।